हिजाब बैन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन सुनवाई हुई। 7 दिन में मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम वरिष्ठ वकीलों ने अपना पक्ष रखा, हिजाब को जरूरी बताया, कुरान का हवाला दिया। लेकिन आज जब कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखना शुरू किया तो बात आई पीएफआई की। उन्होंने ये बताया कि 2021 तक हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं था, छात्राएं हिजाब नहीं पहनती थीं। लेकिन 2021 से एक सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की गई जब कर्नाटक सरकार ने यूनिफॉर्म को लेकर एक सर्कुलर निकाला कि यूनिफॉर्म स्कूल में समानता के लिए ज़रूरी है, और उसको गलत तरीके से इस तरह से प्रचारित किया गया कि हिजाब को बैन किया गया है। और सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कोर्ट को बताई कि जो हिजाब है वो पेरेंट्स नहीं पहना रहे हैं, बल्कि हिजाब पीएफआई जैसी संस्था पहना रही है। पीएफआई वही संस्था जिसका नाम आपने दिल्ली दंगों से लेकर तमाम विवादित मामलों में सुना होगा, जिस पर विदेशी फंडिंग के भी आरोप लगते रहे। और पीएफआई को लेकर ये बोला गया कि बाकायदा सरकार के पास इसका रिकॉर्ड है और ज़रूरत पड़ने पर वो रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा जा सकता है कि जो हिजाब की मुहिम है उसके पीछे पीएफआई है। यानी कि जो बच्चे हैं जो हिजाब की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको बरगलाया जा रहा है पीएफआई जैसी संस्था के जरिए। ऐसी तमाम दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन की सुनवाई भी पूरी हो गई और अब 9वें दिन भी आप जो कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे। हमारे साथ एडवोकेट शशांक हैं। शशांक, आप इस तरह के मामलों पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, सुप्रीम कोर्ट में आप इन चीज़ों को करीब से देखते हैं। जो आज की सुनवाई है उसे आप कैसे देखते हैं जब कर्नाटक सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई, जबकि 7 दिन हमने सुना जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने तमाम तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। नमस्ते अवनीश जी। बिल्कुल 7 दिनों नहीं कहूँगा, आज भी इनफैक्ट कुछ बातें कही गई हैं और मुझे लगता है काफ़ी ऐसी बातें कही हैं जो इलॉजिकल है। मतलब आप एक तरफ हम देखते आए कि घूंघट को हम किस तरह से विरोध करते हैं और आप क्योंकि हिजाब को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप घूंघट का सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये हमारी रीति रिवाज का हिस्सा है और अकबर ने अपने टाइम में किया था, हमें अकबर को फॉलो करना चाहिए। कहते कहते वो कर्नाटक को छोड़ के महाराष्ट्र के मामले को भी उठा लिया उन्होंने। तो मुझे लगता है उन सबकी बात का काट जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा वो 2 बातें मेरे को बड़ी औचित्य वाली लगी। पहली बात उन्होंने कही कि क्या ये राइट टू रिलीजन का मैटर है, अगर कोर्ट के सामने मैटर आएगा तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। अभी 7 दिनों की वक्तव्य में कहा गया कि आप रिलीजन के मैटर में मत घुसिए, उसको इंटरप्रेट मत करिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई भी मामला अगर कोर्ट के सामने आता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने, तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो उन सारे मैटर पे जाके बताए कि ये मैटर है कि नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये रिलीजियस मैटर नहीं है, हिजाब कंपलसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, जिसके बारे में 7 दिन से विवाद चल रहा है। दूसरी बात कही कि क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस तरीके के कानून या रूल्स बना सकता है। तो 2021 में जो रूल बना है वो ये नहीं कहता कि आप हिजाब मत पहनिए, वो ये कहता है कि आप यूनिफॉर्म पहनिए और उसके ऊपर कोई भी हेड गियर या एक्स्ट्रा मत पहनिए। अगर वहां पे लड़के शॉल पहन के भी आ रहे हैं, भगवा कलर का, तो उसको भी बैन किया गया। वहां पे अगर हिजाब या उसके नाम पे बुर्का पहन के लड़कियां आ रही है तो उसे भी बैन किया गया है। शशांक, अहम बात है आज जब ये सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि यूनिफॉर्म के हिसाब से, रूल के हिसाब से सिर्फ हिजाब बैन नहीं है, आप ना तो गमछा लपेट सकते हैं ना ही कोई आप भगवा वस्त्र पहन सकते हैं, कि यूनिफॉर्म की एक मर्यादा है जो सभी बच्चे समान दिखें। तो फिर विवाद आपको कहाँ नजर आता है, जो केस है वो किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से विवाद का मुख्य कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो पिछले 70 सालों में देश में हो रही है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आप देखिए डेनमार्क में यही लड़ाई हो रही है कि हिजाब स्कूल में होना चाहिए कि नहीं। आप देखिए फ्रांस में यही लड़ाई हो रही है कि हिजाब बैन होना चाहिए कि नहीं। मेरा मानना है कि भारत सरकार, कर्नाटक की सरकार हो, चाहे डेनमार्क की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, एलिमेंट्री स्कूल में या कॉलेज के पहले की कक्षाओं में जनरली हिजाब या बुर्का या गमछा इसलिए बैन किया जाता है ताकि कोई भी लड़का या लड़की बिना अपने बैकग्राउंड के, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड हो, चाहे वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, चाहे रिलीजियस बैकग्राउंड हो या कास्ट वाला बैकग्राउंड हो, उसको छोड़ के एक साथ एक क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सके। अब उसको डिफेंड करने के लिए आप कहते हैं कि देश में तो अनटचेबिलिटी भी होती थी, या देश में तो घूंघट प्रथा भी होती है, या देश में तो और भी तरीके के होते हैं, आप उसको अलाउ करें, आप सबरीमाला से कंपेयर करें। तो मेरे ख्याल से ये सारी कंपैरिजन गलत है। सबरीमाला में भगवान की पूजा पद्धति कैसे होती है वो डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि एक मुस्लिम को किस तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ,
ये जरूर डिसाइड करना चाहिए कि अगर एक स्कूल है और स्कूल अगर सेक्युलर स्कूल है तो सेक्युलर स्कूल के जो परिधान है वो कौन डिसाइड करे? स्कूल प्रशासन। उसको अधिकार कौन दिया है? राज्य सरकार को अधिकार कौन दिया है? हमारा संविधान। तो आप कहते हैं कि संविधान को आप मानते हैं तो फिर आप इस तरीके की व्याख्या नहीं कर सकते उसकी। शशांक, एक अहम बात और देखने को मिली आज की सुनवाई में। ये कहा गया कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने ये बोला कि जो हिजाब है वो कुरान में उसका उल्लेख किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर उल्लेख किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके धार्मिक आचरण या धार्मिक परंपरा का हिस्सा है या बेहद ज़रूरी है। वो एक आपके लिए आइडियल हो सकता है, इसेंशियल नहीं है, जो करेक्ट वर्ड ये थे। तो इसके साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अगर ये इतना ही ज़रूरी होता तो इस समय इस्लामिक देशों में आप देख रहे हैं कि नज़दीक का मामला है कि कल ही ये मामला आया है कि बाकायदा विरोध हो रहा है, महिलाएं बुर्का और हिजाब जो हैं वो हटा रही हैं, विरोध कर रही हैं। तो कंट्राडिक्शन तो साफ है अगर आप दूसरे देशों के नज़रिए से देखें। आज इसका जिक्र भी हुआ। देखिए, हिजाब का ये पूरा मामला भारत का हो चाहे ईरान का हो या किसी भी और राष्ट्र का हो, यहाँ पे एक वैसी संस्कृति को दिखाने की कोशिश करिए कि महिलाएं पुरुषों के अधिकार के क्षेत्र में आती है और पुरुष जिस तरीके के अधिकार से उन्हें चाहे उस तरीके से बरगला सकता है। ईरान में इसका विरोध हो रहा है, मुझे लगता है भारत में विरोध होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल साहब ने साफ कहा कि अगर बुर्के का या हिजाब का इतना ज्यादा वैल्यू होता तो इस्लामिक कंट्रीज में आज उसका विरोध नहीं हो रहा होता, पहली बात। और दूसरी बात कि वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूं कि 7 दिन में जो आर्गुमेंट हुए उसमें एक वकील थे पाशा साहब, उनका ट्विटर हैंडल पे उन्होंने कहा है कि इसलिए पहनना चाहिए ताकि कोई और आप पे अटैक ना करे। दैट मीन्स कि आप एक डिफरेंस कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं और नॉन मुस्लिम महिलाएं, कि जो नॉन मुस्लिम महिलाएं होंगी उसको मारेंगे हम। और मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूं, अकबर ने, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अकबर की बात भी कही है दावे साहब ने, अकबर ने अपने टाइम में एक बाकायदा रूल घोषित किया हुआ था और उस रूल के हिसाब से अगर कोई लड़की बिना हिजाब या बिना बुर्के के अगर शहर में रोड पे चलती हुई पाई गई तो उसे उठा के प्रोस्टिट्यूशन सेंटर भेज दिया जाता था। ये लिखित दस्तावेज है, मैं नहीं कहता हूं। तो 1500 ईस्वी में भी पुरुषों की यही मानसिकता थी मुस्लिम महिलाओं को लेकर और 2020 में भी है। और मैं एकदम आश्चर्यचकित हूं कैसे इतने पढ़े लिखे लोग सुप्रीम कोर्ट में आके मुस्लिम महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम वर्ग को आगे आना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए। अब बुर्का पहना के, हिजाब पहना के बालिकाओं के साथ, कल राहुल गांधी का फोटो देखा मैंने, एक बच्ची को उन्होंने हिजाब और बुर्के के साथ घूम रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की आप मानसिकता अगर रखेंगे तो मुस्लिम समाज कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकता, स्ट्रांग नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता, और इस विचारधारा को छोड़ना चाहिए। शुक्रिया शशांक हमसे बात करने के लिए। हमने शशांक के साथ चर्चा की, सुनवाई के जो अपडेट्स हैं वो भी लगातार शेयर किए हैं। 8 दिन की सुनवाई हो चुकी है। आज जो अहम दलील आई कि जिस हिजाब के लिए मुस्लिम पक्ष लगातार दलील दे रहा था 7 दिन से, उसको लेकर ये बोला गया कि ईरान के अंदर तो उस हिजाब का और बुर्के का विरोध हो रहा है, आप इसे इस्लाम में कुरान का अनिवार्य पार्ट कैसे बता सकते हैं? ये आदर्श हो सकता है लेकिन इसेंशियल यानी कि जरूरी तत्व नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।